तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। आज हम ज्योतिष की जो हमारी लगातार चर्चा है और उसमें हम लोग आज कुंभ राशि पर बात करने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए वर्ष पर्यंत कैसा रहने वाला है, क्या संयोग बनेंगे, क्या अवसर मिलेंगे, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, विदेश नीति, विदेश जाना, वहां से इनकम के स्रोत, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट, कहां से कितना प्राप्त हो पाएगा, ये सब संभावनाओं को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। वर्ष पर्यंत के फलादेश, ये तमाम फलादेश आपको बता दूं देवगुरु की आपके राशि पर भावस्थ स्थिति में होने पर कौन से भाव में रहेंगे उस पर हमारी ये चर्चा रहेगी। और साथ ही साथ हम महा उपाय की भी बात करेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बढ़ते हम आज के कार्यक्रम की ओर अपनी मुख्य धारा में। देखिए, सबसे पहले तो हम इस प्रकार से उसको समझ लें कि राशि कोई भी होती है ना, तो वो एक राशि हजारों लाखों लोगों की होती है। तो हजारों लोगों की एक राशि होने का मतलब ये है कि सबको एक जैसा फल मिलेगा। और मिलेगा तो वो किस रूप में मिलेगा। एक कंपनी के जो मालिक हैं उनकी भी राशि हो सकती है कुंभ हो। वहां पे एक चौकीदार काम कर रहा है, हो सकता है उसकी भी वो सुपरवाइजर काम कर रहा है, उसकी भी वो मैनेजर है, हो सकता है उसकी भी कुंभ राशि। क्या सबको बराबर बराबर होगा? उसको 1 करोड़ का मुनाफा है तो क्या चौकीदार को भी होगा 1 करोड़ का? या 1 अरब का हो रहा है तो क्या 1 अरब का इसको भी होगा? भाई उसके लिए 1 अरब का मायने कुछ और है। हो सकता है कि उसके लिए जो फोर्थ क्लास में जो वहां पर काम कर रहा है उसके लिए वो 1 लाख भी 1 अरब के बराबर है। वो मायने दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। संभावना एक अच्छी उसके लिए भी बन रही है, एक अच्छी उसके लिए भी बन रही है। फिर इतना ही नहीं, केवल उसकी राशि के हिसाब से, देवगुरु के हिसाब से ही उसको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। उसके अपने जन्म कुंडली के ग्रह भी महत्वपूर्ण है, उनकी दशाओं पर भी यह सब फोकस होगा। और वो किस रूप में, बृहस्पति की अच्छी स्थिति कुंडली में यहाँ पर गोचर के अंदर कितनी अच्छी स्थिति है। या हो सकता है गोचर में अच्छे चल रहे हो तो लगन में अच्छा उसका अच्छा होगा, या वहां खराब चल रहा है तो यहाँ अच्छा होगा। हो सकता है दशाएं भी उसी चल रही हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका आधार लेकर के हम देखते हैं, लेकिन मूलतः हम राशि का आधार देखें। राशि आप समझते हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस अंक में बैठे हुए आपकी वही राशि है। उदाहरण के लिए 1 में बैठे हो तो आपकी मेष राशि हो गई, 4 में बैठे तो कर्क राशि हो गई, 5 में बैठे तो सिंह राशि हो गई। तो हम सिंह राशि का चार्ट तैयार करते हैं तो आपकी जो राशि बनती है उससे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी केंद्र में आ जाएंगे। सॉरी, बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे चंद्रमा से, ठीक है ना। तो कुंभ राशि के लिए जब चौथे भाव के चंद्रमा आएंगे तो इनकी एक तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, कहाँ? दसम भाव के अंदर। दूसरा द्वादश में पड़ेगी और तीसरा अष्टम भाव के अंदर पंचम दृष्टि पड़ेगी। पंचमस्त जो दृष्टि अष्टम है ये तो उतनी बढ़िया यहाँ पर, इसको अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि अमृतमयी दृष्टि है देवगुरु की। लेकिन दृष्टि से पहले आप जिस भाव के अंदर बैठे थोड़ा उस भाव को देखें, क्योंकि सुख का भाव है, ये कुटुंब परिवार का भाव है, ये आपके घर का भाव है, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो बृहस्पति देव यहां पर आपको ये सभी संभावनाएं आपके लिए उत्पन्न कराएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दसम भाव पर दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। जो सुप्तता आ चुकी थी, जो उदासीनता आ चुकी थी कार्य के प्रति, लगता तब तो यार शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं, आलस्य निर्मात प्रमाद से नाता जुड़ गया था, तो वहां से एक नई स्फूर्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नई लगन के साथ, नई मेहनत के साथ, नई निष्ठा के साथ, नई तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो सफलता तो फिर पीछे पीछे भागेगी। और मैं आपको महा उपाय भी बताने वाला हूं कार्यक्रम के अंत में, उसको भी आप धैर्य से समझिएगा। तो चतुर्थ भाव में बैठ के कर्म भाव को एक्टिवेट करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, केवल बैठे बैठे सोते सोते तो काम चलेगा नहीं। और उसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव पर हो गया, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव आपकी, देखो दो यहां पर दोनों का कनेक्शन है। आपका कर्म एक्टिवेट हो गया और उसी कर्म की तल्लीनता आपका रिसर्च हो जाती है। किसी भी काम में हम पहले तो हम सामान्य रूप से कर रहे थे,
अब हम काम को करते 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 हम इतने तल्लीन हो गए कि हम उसमें बहुत डीप चले जाते हैं। तो यही फिर हमारा रिसर्च कहलाता है, और अष्टम भाव रिसर्च का ही होता है। लगातार जिन कार्यों को हम कर रहे थे, वहां संभावनाओं की स्थितियां कम होती हुई नजर आ रही थी, मेहनत बहुत लग रहा था, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये समझिए आपकी वहां से प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा, और सफलताओं के संयोग की जो चाबी है वो आपको मिल जाएगी। अष्टम भाव रोग का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। कोई रोग, शोक, संताप, जो परेशानियां थी, पेट से संबंधित रोग थे, प्रजनन शक्ति थी, इन सबको भी अच्छी एक स्थिति प्राप्त होगी। रोग से उभरने का एक अवसर आपके पास होगा। और अगली जो प्रमुख दृष्टि, जो कि नवम दृष्टि है, वो शनि के घर यानी मकर राशि और कुंभ आपके द्वादश भाव पर रहेगा। द्वादश भाव यानी आपके खर्च का। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर खर्च नहीं होगा या होगा, खर्च यहां पर बढ़ेगा, लेकिन खर्च तब बढ़ेगा जब इनकम भी होगी। और इसलिए खर्च होना कोई बुरी बात थोड़ा है। धन का काम ही व्यय है, आगम का दूसरी स्थिति व्यय है, उसके दूसरा पहलू उसका जो है वो खर्च है। लेकिन खर्च ये भी तो है कि कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, वेस्ट तो नहीं चला जा रहा खर्च होने के बाद। कुछ लोग 1 रुपए खर्च करते हैं, फिर 4 रुपए वापस होता है। कुछ लोग 1 रुपए खर्च करते हैं, वो मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। तो वो खर्च कहां हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है, किस परिवेश में हो रहा है, और क्या उसका उद्देश्य रख के खर्च किया जा रहा है, वो भी तो देखना होगा। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप खर्च करें, थोड़ा सोच समझ के करें। अष्टम दृष्टि हो सकता है कि बृहस्पति आपके जन्मांक के अंदर खराब हो तो रोग में भी खर्च करा सकता है। हो सकता है कुछ इस प्रकार की दशाएं चल रही तो आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखना होगा। इसलिए सोच समझ के खर्च करें। इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, शेयर में करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन इसके लिए अपनी जन्म कुंडली को भी देख लें कि उसमें ऐसा योग है या नहीं है। क्योंकि धन के कारक है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो अच्छा है, आपको उससे लाभ मिलेगा। खासकर गोल्ड में, शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो अपनी जन्म कुंडली का भी आधार आप देखें, और फिर आप इसमें अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। अब हम महाउपाय को देख लेते हैं जाते जाते। आपको बृहस्पतिवार के दिन शैम्पू, साबुन नहाने धोने या कपड़े धोने में किसी प्रकार से प्रयोग में नहीं लाना है। ये आपके लिए बहुत पहला उपाय है। दूसरा, आप 9 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। खासकर कारोबार और पैसे को लेकर के चिंतित है, परेशान है, तो 7 मुखी ही पहने। ठीक है। और पीपल की परिक्रमा करने के बाद संध्या काल में तेल का दीपक सरसों का आपने जाकर के वहां पर जलाना है। 3 परिक्रमा करनी है, उसके बाद जलाना है, फिर 3 परिक्रमा उसके बाद करनी है। जल हो तो आप जल का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो इस महाउपाय के साथ आज के कार्यक्रम प्रारंभ लीजिए इजाजत, तब तक के लिए